आज है 30 जुलाई 2024। तो आज हम लोगों का लेक्चर 30 है। लगातार लेक्चर 30 हम लोग कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने लेक्चर 29 में आप लोगों का देखा था उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन में। तो इसमें हम लोगों ने कंपेयर किया था कि ऋग्वैदिक काल में वहाँ जो उस समय ऋग्वैदिक काल के नेतृत्व करता थे जिसे राजन कहा जाता था, तो उन्हें स्वेच्छा से बलि दिया करते थे, अर्थात रक्षक या राजन को बलि दिया जाता था। घुमंतु लोग देते थे और उन्हें वॉलेंटरी टैक्स दिया जाता था। अब ये एक्सचेंज होने लगा। तो फिर अब इसके आगे देखते हैं। तो आप तमाम लोगों का प्रोफेसर क्लब में स्वागत है, क्योंकि ये आप लोग प्रोफेसर क्लब हो गया है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग प्रोफेसर बनने के वाले हैं, तो आप लोग को प्रोफेसर क्लब कहना चाहिए। ओके, तो देख लीजिए, हम लोग कंपेयर भी कर रहे थे ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन से और फिर उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन में। तो उत्तर वैदिक काल में व्यापार और वाणिज्य शुरू हो गया था। क्या हो गया था? व्यापार और वाणिज्य शुरू हो गया था, जिसे नगर आना पड़ा। लोग अगर व्यापार वाणिज्य शुरू करेंगे तो उसके लिए लोगों को तो नगर आना ही पड़ेगा, अर्थात शहर आना पड़ेगा। तो नगरीकरण हुआ। अब नगर आए तो नगरीकरण हुआ, जिससे नगर का उदय हुआ। इतिहास में इसे सेकेंड अर्बेनाइजेशन कहा जाता था, क्योंकि फर्स्ट अर्बेनाइजेशन तो आप लोग को पहले ही पता दिया गया कि सिंधु सभ्यता में हो गया था। तो जब ये उत्तर वैदिक काल में नगर का उदय होने लगा, नगरीकरण होने लगा व्यापार वाणिज्य के कारण, तो इसे सेकेंड अर्बेनाइजेशन कहा जाता है इतिहास में, जो कि 600 ईसा पूर्व में हुआ था। क्योंकि आप लोग को पता है कि उत्तर वैदिक काल का पीरियड 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, और ये सब अचानक नहीं हुआ। तो इसमें इस सब के होने में 400 ईसा पूर्व का समय लग गया है, तो जो कि 600 ईसा पूर्व में हुआ था, जिससे अब महाजनपद देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ जन देखने को मिलता है, वहीं उत्तर वैदिक काल में आकर ये महाजनपद बन जाते हैं कई जन के मिलने से। अब आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का उत्तर वैदिक काल में कि नियमित कृषि शुरू हो गया था इसमें, और जिससे नियमित पैदावार होने लगे थे। नियमित रेगुलर कृषि अगर होगा तो रेगुलर पैदावार भी होगा। तो अब नियमित टैक्स अर्थात कर भी देना पड़ता था, जिसे बलि कहा गया। यहाँ पर भी नियमित टैक्स जो दिया जाता था उसे बलि ही कहा गया था। लेकिन जब ऋग्वैदिक काल में हम लोग बलि देते थे तो वो लोग अपने स्वेच्छा से देते थे, लेकिन इसमें जो बलि अर्थात टैक्स देते हैं तो ये रेगुलर टैक्स हो गया, अर्थात इनकम टैक्स की तरह, इस तरह से आप लोग समझ लीजिए। और ये बलि जो है उत्तर वैदिक काल में लोग इसे स्वेच्छा से नहीं देते थे, टैक्स के रूप में देते थे, वही जो मैंने अभी बताया। अब आगे यहाँ बलि अर्थात कर लेने वाला, संग्रह करने वाले अधिकारी को बाग दूध कहा गया। जो बलि अर्थात ये टैक्स को कलेक्ट करते थे उन्हें क्या कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में? भाग दूध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग दूध। और ये भाग दूध जो थे ये राजकोष में कर जमा करते थे। किसमें कर जमा करते थे? राजकोष में कर जमा होने लगे थे इस भागदूत के द्वारा। और राजकोष में जो कर जमा होने लगे थे, इसको कर जमा करने वाले को संग्रहित्री कहा जाने लगा। अब भागदूत राजकोष में जमा कर दिया, तो इसमें जो राजकोष में कर जमा करने वाले को संग्रहित्री कहा जाने लगा। तो भागदूत कलेक्ट करके लाते थे, और उसके बाद जो है राजकोष में कर जो जमा होने लगा था तो उसे संग्रहित्री कहा जाने लगा, अर्थात संग्रह करने लगे थे हम लोग राजकोष में, तो इसे संग्रहित्री कहा जाता था। अब आगे और देख लीजिए, ऋग्वैदिक काल से हम लोग अब तुलना करते हैं। ऋग्वैदिक काल में एक फसल यव अर्थात जौ था। जौ का ही वर्णन हमें ऋग्वैदिक काल में मिलता है। अब उत्तर वैदिक काल में कौन कौन आ गया है? जौ तो था ही, अब चावल अर्थात ब्रीही आ गया है, गेहूं अर्थात गोधूम आ गया है, उड़द अर्थात मान आ गया और मसूर आ गया। ये सब उपजने लगे थे उत्तर वैदिक काल में। कौन कौन? चावल, जौ, गेहूं, उड़द और मसूर। उड़द को मान कहा जाता है, गेहूं को गोधूम कहा जाता है, और जौ को जव कहा जाता है, चावल को ब्रीही कहा जाता है। ये सब उपजने लगे थे। अनाज रखने के लिए बर्तन बनने लगे थे। अब ये सब बहुत सारे अनाज उपजेंगे तो उसके लिए रखने के लिए बर्तन बनाना पड़ेगा, तो इससे मृदभांड आया था। और मृदभांड दो प्रकार के आए थे। कौन कौन? एक चित्रित दूसरा मृदभांड, और दूसरा लाल मृदभांड रहता था। और ज़्यादा लोकप्रिय यही लाल मृदभांड था। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन था? तो ये लाल मृदभांड था। अब आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का फिर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। अब ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन से उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन फिर कंपेयर करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन में आ जाता है कि उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन में व्यापार वाणिज्य होने से सूदखोर अर्थात महाजनी प्रथा शुरू हो गई थी। ये आप लोग को पहले ही बताया गया था। और ये सूदखोर जो होते हैं, या फिर जिसको महाजनी प्रथा कहा जाता है, तो ये व्यापार के लिए जो ब्याज पर पैसा देते हैं उसे ही सूदखोर कहा जाता था। तो व्यापार और वाणिज्य के लिए अब सूदखोर अर्थात महाजनी प्रथा भी शुरू हो गई थी। व्यापार के लिए ब्याज का पैसा देने लगे थे लोगों को। व्यापार हेतु व्यापारियों ने अपना समूह बनाया था। व्यापार के लिए व्यापारियों ने अपना एक समूह गुट बनाया, जिसे क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहलाया। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों ने अब जो समूह बनाया था उसे क्या कहा जाता है? तो श्रेष्ठी। ये आप लोग लिख लीजिए।
आगे आप लोगों का ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट ही वैसे। आगे है महाजनी प्रथा को कुशी दिन कहा गया। उत्तर वैदिक काल में महाजनी प्रथा को क्या कहा गया? कुशी दिन कहा गया। आगे है धातुएं। ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी धातुएं मिली? लोहा, तांबा, टीन, सीसा, सोना, चांदी, कांसा, ये सब उत्तर वैदिक काल में धातुएं मिले हैं। अब ऋग्वेदिक काल से कंपेयर करते हैं तो क्या, यहाँ विनिमय हेतु निष्क अर्थात सोने का आभूषण था। यहाँ पर हम लोग जब वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे तो इसमें गाय था और विनिमय हेतु सोने का अर्थात निष्क का आभूषण होता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो इस काल में मुद्रा का विकास हो गया था, अर्थात जो रुपये पैसे होते हैं उसका विकास हो गया था। लेकिन रोजमर्रा के दैनिक जीवन में अभी भी वस्तु विनिमय का ही प्रयोग होता था। ये मुद्रा उतना सक्सेसफुल सफल नहीं हो पाया था, तो फिर लोग अभी भी जो है दैनिक जीवन में वस्तु विनिमय का ही प्रयोग करते थे, एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु को लेते थे। और यहाँ निष्क के साथ साथ अन्य मुद्राएं भी आई थी उत्तर वैदिक काल में। और ये मुद्राएं कौन कौन थी? तो शतमान थी, पाद थी और कृष्णल थी, ये सब मुद्राएं थी। और ये शतमान जो है ये चांदी की मुद्रा थी। शतमान क्या थी? तो चांदी की मुद्रा। अब माप की इकाइयाँ देख लेते हैं। माप की इकाइयाँ हो जाएगा कृष्णल, गुंजा और रत्ती, ये सब माप की एक इकाइयाँ। उत्तर वैदिक काल में माप की इकाइयाँ ये सब थी। कौन कौन? कृष्णल, गुंजा और रत्ती। और जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि रत्ती भर भी तुमको ज़मीन नहीं देंगे, रत्ती भर भी। तो रत्ती एक प्रकार का क्या हो गया? माप की इकाई हो गया। माप की इकाइयाँ कौन कौन हो गया? कृष्णल, गुंजा और रत्ती। आगे फिर हम लोग ऋग्वेदिक काल से कंपेयर करते हैं तो ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब आप लोगों का आ जाता है ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन। तो ऋग्वेदिक काल के लोग कबीलाई अर्थात समाज में रहते थे, और कबीलाई समाज में जो लोग रहते थे उन्हें जन कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में इनको क्या कहा जाता था? रहने वाले लोगों को जन कहा जाता था। और ये लोग घुमंटू थे, और अर्थात नोमेडिक थे, घूम घूम कर अपना भोजन इकट्ठा करते थे। और जो फिर उनका नेतृत्व करता होता था अर्थात राजा, उन्हें वो अपना स्वेच्छा से बलि दिया करते थे। ये सब ऋग्वेदिक काल में है। उत्तर वैदिक काल में ये घुमंटू सेटल हो गए थे। घुमंटू सब सेटल हो गए, अर्थात घुमंटू फिर खत्म हो गया, जिससे जन, अब ये कबीलाई समाज के लोग को क्या कहा जाता था? जन। अब ये जन जो है मिलकर महाजन बनेंगे, सॉरी जनपद बनेंगे। जन, कई जन मिले तो उससे क्या बन गया? जनपद बन गया। क्या बन गया? जनपद। जन प्लस जन प्लस जन, बहुत सारे जन मिलके जनपद हो गए। और फिर यहाँ पर तो आप लोग को बता दिया गया था कि ऋग्वेदिक काल में बृहद परिवार था, अर्थात भाई, भतीजा, चाचा, फूफा सब एक साथ रखते थे, जिसे किनशिप फिलॉसफी में कहा जाता है। आप लोग अगर फिलॉसफी लिए होंगे तो आप लोग को पता ही होगा। और फिर ऋग्वेदिक काल में ये नेतृत्व करता होता था बृहद परिवार का। आप लोगों को ये भी बताया गया था। और ऋग्वेदिक काल में जनजातीय सेटअप था। जनजातीय मतलब ट्राइबल सेटअप था। और वहीं उत्तर वैदिक काल में क्या आ गया? क्षेत्रीय सेटअप आ गया। क्षेत्रीय सेटअप का मतलब अब ये शहरी एक तरह से हो गया। क्षेत्रीय सेटअप हो गया था, और क्षेत्रीय सेटअप हो गया, और क्षेत्रीय सेटअप और जनपद इन दोनों को देखभाल करने वाले अब राजा हो गए। अब ये जो जनपद बनाया था बहुत सारे जन मिलकर, और ये क्षेत्रीय सेटअप हो गया, इन सबको अब देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए। तो अब इन सबको देखभाल करने के लिए एक राजा आ गया। क्या आ गया? एक राजा। देखभाल करने के लिए अब राजा हो गया, और राजा का चयन होने लगा। राजा कैसे इसी ऐसे किसी को थोड़े बना देंगे, उसके लिए चयन होने लगा। और चयन कौन करती थी? तो समिति करने लगी। चयन कौन करती थी? तो समिति करती थी। और ये समिति एक तरह से आप लोग समझ लीजिए आज के राज्यसभा की तरह ये समिति को आप लोग समझ लीजिए। तो अब राजा का चुनाव होने लगा। चुनाव कौन करता था? समिति करता था। तो राजा के लिए क्या होगा? यज्ञ होगा। क्यों होगा? क्योंकि राजा के राज्याभिषेक के लिए। अब राजा को समिति चुन लिए तो उसके लिए एक यज्ञ होगा। क्यों होगा? तो राजा के राज्याभिषेक के लिए। और ये राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ होता था, आप लोग को पता ही है। तो उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के लिए क्या होता था? राजसूय यज्ञ होता था। और चयन के बाद राजा अपने नियर और डियर के पास जाता है। जैसे कि आप लोग अगर कुछ चीज़ में चयन होते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, आईएएस बनिएगा या फिर आप लोग को प्रोफेसर बनिएगा, तो आप लोग अपने सबसे पहले जो भी आपके निकट भी होंगे, जो भी आपके, चाहे फिर मान लीजिए कि आप लोगों का तो लगभग गर्लफ्रेंड ही आपके निकट होगी, मम्मी पापा तो होंगे नहीं, तो गर्लफ्रेंड हो या फिर दोस्त हो या फिर पेरेंट्स हो, जो भी आपके नियर डियर होंगे, सबसे पहले आप लोग खुशी अपने उनके साथ साझा करेंगे। फिर धीरे धीरे आप लोग दूसरे को बताएंगे। सबसे पहले आप लोग किसको बताते हैं? तो नियर और डियर को। तो चयन के बाद राजा भी अपने नियर और डियर के पास जाता है। और ये नियर और डियर उनका कुल 12 लोग थे। कौन कौन ये 12 लोग उनके नियर थे, तो उनके बारे में भी आप देखेंगे। और इन 12 लोगों को, जो भी राजा का नियर और डियर था, उन्हें रत्नी कहा गया है। क्या कहा गया है? रत्नी कहा गया है। अब आगे देखते हैं। आगे फिर ऋग्वेदिक काल से हम लोग तुलना करके बताएंगे। तो ऋग्वेद का में जन का नेतृत्व करता था
यानी ऋग्वेद में जो जन अर्थात घुमंटू होते थे तो उनका नेतृत्व करता एक को बनाया गया था। तो अब बड़े भूभाग पर शासन करने लगा था। अब ये नेतृत्व करता अब बड़े भूभाग पर शासन करने लगा था। तो बड़े भूभाग को अब राष्ट्र कहा जाने लगा, क्योंकि जन मिलने से जनपद बना और जनपद के लिए राजा चुने जाने लगे। तो अब ये बड़े भूभाग पर शासन करने लगा तो इन्हें क्या कहा गया? राष्ट्र कहा गया। और ऋग्वैदिक काल में पांचाल एक कबीला था। ऋग्वैदिक काल में क्या था? पांचाल एक कबीला था। वहीं उत्तर वैदिक काल में अब ये एक प्रदेश बन गया। कबीला से क्या बन गया? एक प्रदेश। अर्थात धीरे धीरे इसमें भी बढ़ा। आगे है कुछ अन्य यज्ञ होते थे उत्तर वैदिक काल में, जैसे कि वाजपेयी यज्ञ। और इस वाज का अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। इसमें घुड़दौड़ का आयोजन किया जाएगा। किसमें? वाजपेयी यज्ञ में घुड़दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इसमें कौन कौन भाग लेंगे? तो इसमें राजा लेंगे, राजा के परिवार भाग लेंगे, राजा के अधिकारी, ये सब भाग लेते हैं। और इसमें जो है राजा के रथ को विजयी बनाया जाएगा। वाजपेयी यज्ञ में किसको बनाया जाएगा? राजा के रथ को विजयी बनाया जाएगा। इस चीज़ से लोग समझेंगे कि राजा क्या है? शक्तिशाली हो गया है। इसलिए ये वाजपेयी यज्ञ कराया जाता था। किस लिए कराया जाता था? क्योंकि राजा को शक्तिशाली लोग समझे। और ये किसके किसके बीच कराया जाता था? राजा, राजा के अधिकारी और परिवार इसमें भाग लेते थे। आगे आप लोगों का अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ ये इसमें चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, जैसे कि श्री राम ने करवाया था अश्वमेध यज्ञ। और फिर उनके घोड़े को किसने पकड़ लिया था? तो उनके पुत्र लव और कुश ने पकड़ लिया था। तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, जैसे कि अभी भारत हमारा संप्रभु देश है, अर्थात वह अपने फैसले खुद ले सकता है और किसी बाहरी का दबाव या फिर कोई बाहरी उसको कुछ बोल नहीं सकता है। वो अपने लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इस पर बाहरी का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये संप्रभु हुआ। तो अश्वमेध यज्ञ भी एक संप्रभुता हुई चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। और इसमें 21 युग का प्रयोग है। क्या है? 21 युग का प्रयोग अश्वमेध यज्ञ में। और अश्वमेध यज्ञ जो करवाया जाता था तो इसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ काला और सफ़ेद घोड़े का ही प्रयोग होता था। किसका किसका प्रयोग होता था? काले और सफ़ेद घोड़े का प्रयोग होता था। और फिर वाजपेयी यज्ञ में एक आप लोगों का छूट गया था, इसलिए बाद में लिख दिया गया कि वाजपेयी यज्ञ के लिए 17 युग का वर्णन है। और वहीं ये जो आप लोगों का भी पता है अश्वमेध यज्ञ के लिए 21 युग का वर्णन है, वाजपेयी युग के लिए 17 युग का वर्णन है। और फिर राजसूय यज्ञ जो कि राज्याभिषेक के लिए किया जाता है, इसके लिए 25 युग का वर्णन है, अर्थात 25 युग का प्रयोग है। और फिर अश्वमेध यज्ञ में तो आप लोग को बताया गया कि सफ़ेद एवं काले घोड़े का प्रयोग होता था। अब है एक और यज्ञ होता था जिसका नाम है अग्निष्टोम यज्ञ। क्या है? अग्निष्टोम यज्ञ। और ये वसंत ऋतु में होता था। अग्निष्टोम यज्ञ कब होता था? वसंत ऋतु में होता था। और इस अग्निष्टोम यज्ञ में सोम रस की आहुति दी जाती थी। किसकी दी जाती थी? सोम रस की आहुति दी जाती थी। और फिर कल देवता सोम के बारे में भी आप लोग को उल्लेख किया गया है। और फिर इंद्र के अलग अलग नाम में भी आप लोगों को वर्णन मिलेगा। तो फिर अब आगे देखते हैं। एक होता था पंच महायज्ञ। क्या होता था? पंच महायज्ञ। इसमें होता था ब्रह्म यज्ञ या फिर ऋषि यज्ञ, दूसरा होता था पितृयज्ञ, तीसरा होता था देव यज्ञ, चौथा होता था नृयज्ञ और पांचवा होता था भू या भूत यज्ञ। तो इसमें जो ये पंच महायज्ञ में पहला जो है ब्रह्म यज्ञ या फिर ऋषि यज्ञ, इसमें क्या होता था? तो इसमें पठन पाठन। क्या होता था? इसमें पठन पाठन होता था या फिर ऋषि मुनि के प्रति कृतज्ञता दिखाई जाती थी इस यज्ञ में। और वहीं पितृयज्ञ में इसमें पितरों का तर्पण किया जाता था, जो आप लोगों के पितर होते हैं वो। और देव यज्ञ में देवताओं के लिए ये यज्ञ होता था। और फिर वहीं नृयज्ञ में अतिथि और अर्थात मेहमान के लिए सत्कार के लिए ये यज्ञ किया जाता था। अतिथि देवो भव, इसलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान है। अतिथि मेहमान के सत्कार के लिए होता था ये नृयज्ञ। लास्ट आप लोगों का भू या भूत यज्ञ। तो ये जो है ना, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, ये भू मतलब तो भूमि होता है, तो पृथ्वी से संबंधित हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे चींटियों को लोग आटा देते हैं, या फिर पक्षियों के लिए क्या करते हैं? छत पर पानी रखते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, आप भी अपने छत पर पक्षियों के लिए पानी रखें ताकि कोई भी पक्षी प्यास के मारे, पानी के अभाव के कारण नहीं मरे। तो ये सब भूत या भूयज्ञ के अंतर्गत आता था। आगे आप लोगों का ये सब वही जो अभी आप लोगों को बताया वही है। आगे आप लोगों का यहाँ सभा समिति का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। जितना ही मैं बताऊंगा वो सारा उत्तर वैदिक काल से संबंधित होगा। तो यहाँ सभा समिति का उल्लेख मिलता है कहाँ? तो उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है, परंतु ऋग्वैदिक कालीन गण एवं विदत संस्था समाप्त हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल में। आप लोगों को पढ़ाया गया था गण और विदत के बारे में भी ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में गण एवं जो विदत संस्था थी ये अब उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई थी, लेकिन सभा एवं समिति का उल्लेख मिलता है अभी भी। और ऋग्वैदिक काल में यज्ञ में पुरुष स्त्री के बिना नहीं बैठ सकता था। जब तक स्त्री नहीं आएगी तब तक पुरुष
यज्ञ में नहीं बैठ सकता था। अब आगे है अब सभा और समिति में महिलाओं का प्रयोग वर्जित था। ये सब आप लोग को बता ही दिया गया था कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो गया और जो भी वो लोग करते थे वो सारा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था उत्तर वैदिक काल में। अब आगे देखते हैं, अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। अथर्ववेद में सभा को क्या कहा गया है? नरिष्ठा कहा गया है। और सभा में क्या होता था? अब ये जो सभा और समिति सभा आप लोग को पता ही है, समिति राजा का चयन करती थी, तो ये सभा में वाद विवाद होता था। सभा में क्या होता था? वाद विवाद, जैसे कि आज के लोकसभा में वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, एक तरह से समझ लीजिए कि क्या फैसला क्या बनना चाहिए, तो वो सभा में काम होता था। तो अथर्ववेद में सभा को क्या कहा गया? नरिष्ठा कहा गया और सभा में वाद विवाद होता था। और अथर्ववेद को न्यायालय भी माना गया। अथर्ववेद को क्या माना गया? न्यायालय भी माना गया है। आगे है, सभा श्रेष्ठ विद्वत बड़े बुजुर्गों की संस्था थी। सभा किसकी संस्था थी? श्रेष्ठ लोग उसमें रहते थे, विद्वत रहते थे, जो बड़े बुजुर्ग अनुभवी लोग रहते थे, उन लोगों की ये संस्था थी। सभा को सदस्यों का सभासद कहा जाता था। सभा को क्या कहा जाता था? तो सदस्यों का सभासद कहा जाता था। और सभा के अध्यक्ष को सभापाल कहा जाता था। ये जितना भी चीज़ लिखा गया सबको आप लोग प्रत्येक दिन आराम से पढ़ते रहे, रिविजन करते रहे, ताकि आप लोग का अच्छे से याद हो। और फिर ये देख लीजिए, आप लोग को समझाने के लिए भी यहाँ लिख दिया गया है कि समिति को राज्यसभा कहा गया है, सभा को लोकसभा कहा गया है। और फिर अथर्ववेद में समिति, अब देखते हैं, अथर्ववेद में समिति राजनीतिक केंद्रीय संस्था थी। क्या थी? राजनीतिक केंद्रीय संस्था थी। और अथर्ववेद में समिति राजा को चाहिए कि समय समय पर समिति की सहमति प्राप्त करता रहे, क्योंकि समिति की सहमति बहुत ही जरूरी है। और अथर्ववेद में समिति के अध्यक्ष को, अथर्ववेद में आया गया, यह अथर्ववेद की बात है, अथर्ववेद में समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा गया है। क्या कहा गया? अथर्ववेद में समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। और अथर्ववेद में समिति राजा का चुनाव करती थी। राजा का चुनाव अथर्ववेद में कौन करती थी? अथर्ववेद में समिति जो है वो राजा का चुनाव करती थी। और राजा के पास 12 अधिकारियों का एक ग्रुप अर्थात समूह होता था। और इस 12 अधिकारियों का आगे देखेंगे हम लोग। और इन 12 अधिकारियों को रत्नी कहा गया, ये आप लोग को पहले ही बताया गया था। तो इन के पास 12 अधिकारियों का एक ग्रुप होता था। कौन कौन ग्रुप होता था वो भी देखेंगे। आगे है आप लोगों का, फिर हम लोग ये देखते हैं, राज्याभिषेक के बाद राजा इन रत्नियों के घर जाता था। अब राजा का राज्याभिषेक हो गया, अब ये 12 अधिकारियों का एक ग्रुप होता था राजा के, जब चुनाव होती थी तो ये 12 अधिकारियों के घर ये राजा जाएगा। क्यों जाएगा? तो अपना खुशी जाहिर करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को बताया गया, तो जो भी आपके निकटवर्ती करीबी होंगे आप लोग उन्हें बताइएगा। तो इन रत्नियों के घर जाता था और वहिषी यज्ञ करता था। कौन सा यज्ञ करता था? राजवहिषी यज्ञ करता था। इस 12 रत्नी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी है। किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में है। और ये अधिकारी कौन कौन होते थे? इन 12 अधिकारियों का नाम देख लीजिए। एक को सेनानी अर्थात सेनापति कहा जाता था, पुरोहित होता था, राजमहिषी होता था, सूतकार होते थे, छत प्रतिहार होता था, अंगरक्षक होते थे। और फिर ये सेनापति तो हो गया, पुरोहित होते थे, ये राजमहिषी, सूतकार, छत प्रतिहार, अंगरक्षक, भागदूत, पालागल, गोवीकर्ता, संग्रहिती, अक्षवाप, ग्रामनी, ये सब 12 रत्नी है। क्या ये लोग? 12 रत्नी। अब आगे देखते हैं, ये सेनानी अर्थात सेनापति जो है इसके मुख्य देवता अग्नि है। कौन है? अग्नि। सेनानी या सेनापति के मुख्य देवता कौन है? अग्नि। और पुरोहित के मुख्य देवता कौन है? बृहस्पति। राजमहिषी के मुख्य देवता कौन है? वरुण। सूतकार के मुख्य देवता कौन है? वरुण। छन प्रतिहार के मुख्य देवता कौन है? वरुण। नहीं, ये राजमहिषी आप लोग काट लीजिएगा, राजमहिषी के मुख्य देवता नहीं होंगे। आप लोग बस यहाँ ये डायरेक्ट पुरोहित के बाद लिख लीजिएगा, सूतकार के मुख्य देवता वरुण और छठ प्रतिहार के मुख्य देवता वरुण, जिसे आप लोग काट लीजिएगा। ओके, इसके मुख्य देवता को नहीं लिखना है। अब आगे है भागदूत। भागदूत जो है वो कलेक्टर होते थे। आप लोग को बताया गया था कि ये कर अर्थात टैक्स को कलेक्ट करते थे। और पालागल जो थे ये दूत होते थे। गोवीकर्ता जंगल का अधिकारी होता था। संग्रहित जिसे कोषागार या खजांची कहते हैं वो होता था। संग्रहित्री अर्थात वो पूरा खजाना को संग्रहण करने वाला। और फिर खजांची, आप लोग खजांची रोड का भी नाम सुने होंगे पटना में, अगर आप लोग रहते होंगे तो खजांची पूरा खजाना होता था। आगे है अक्षवाप, आय व्यय का अधिकारी होता था। ग्रामनी गांव का मुखिया होता था। ग्रामनी क्या होता था? गांव का मुखिया। आगे आप लोगों का, अभी भी उत्तर वैदिक काल में कोई नियमित सेना अर्थात नो रेगुलर आर्मी नहीं थी। कोई भी अभी भी सेना, ये लोग राजा सब भी बन गए थे, लेकिन ये लोग सेना अभी भी नहीं रखते थे, क्योंकि आक्रमण होगा तभी तो रखेंगे। तो अभी भी उत्तर वैदिक काल में कोई नियमित सेना नहीं थी। आगे आप लोगों का उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक प्रणाली। तो उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक प्रणाली ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार प्रशासन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रशासन को कितने भागों में विभाजित किया गया? 5 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन? तो देख लीजिए, पूर्व में हो गया पूर्व सम्राट, पश्चिम में हो गया आप लोगों का स्वराट, उत्तर में हो गया विराट,
और दक्षिण में हो गया भोज। और ये जो विराट है उत्तर में, इसके लिए पुरुषमेध यज्ञ करता था। और पूर्व में जो ये सम्राट है इसके लिए वाजपेयी यज्ञ करता था। वाज मतलब शक्ति होता है, आप लोग को बताया गया था। और दक्षिण में जो होता, दक्षिण दिशा में यहाँ पर भोज होते थे वो राजा। और फिर पश्चिम में जो स्वराट होता था ये अश्वमेध यज्ञ करते थे। और वहीं उत्तर में जो राजा होते थे विराट, वे पुरुषमेध यज्ञ करते थे। ये 4 दिशा का 4 हो गया। और जो बीच में अर्थात एकरात, ये राजा का टाइटल रखता था। ये बीच में जो रहते थे वो एकरात अर्थात राजा का टाइटल रखता था। तो आज आप लोगों का ये कंप्लीट होता है। अब चलिए कुछ पुराना रिवीजन कर लेते हैं। तो पुराने रिवीजन में आप लोगों को चलिए बहुत सबसे पहले का रिवीजन करते हैं। इतिहास की परिभाषा बताइए फटाक से। तो अतीत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहते हैं। ओके, भगवद गीता का अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कब किया था? 1785 ईस्वी में। ओके, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? संस्कृत में मिले हैं। गुप्त काल से पहले के अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? प्राकृत भाषा में मिले हैं। आगे आप लोगों का कुछ चलिए पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? आहट अर्थात पंचमार सिक्के में क्या मतलब कि किस किस के चिन्ह होते थे? तो मछली के, पेड़ के, ठप्पा मारा जाता था इसमें। हाँ सही बात है। और ये आहट या पंचमा सिक्के पर अचिंतम सिक्के होते थे, बिल्कुल सही है। 500वीं सदी ईसा पूर्व के सिक्के हैं, बिल्कुल सही। कुछ और पूछ लिया जाए, कुछ और में चलिए सम्रादित्य कथा या फिर मुख्य खियान या फिर कथाकोश, ये सब की रचना किसने की है? हरिभद्र सूरी ने। कथाकोश की रचना किसने की है? हरिभद्र सूरी ने। ये पूर्व मध्यकाल के जैन ग्रंथ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग 30 जुलाई 2024 को इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।